अस्सलामुअलैकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे डिहाइड्रेशन को। डिहाइड्रेशन जो है एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी वाटर। पानी जिस्म के अंदर से जब बहुत ज़्यादा इंसान की बॉडी से निकल जाता है उसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिहाइड्रेशन की टाइप्स कितनी हैं, उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। पहली जो टाइप है वो है माइल्ड डिहाइड्रेशन। ये आम तौर पर हल्की फुल्की पानी की कमी होती है जिसमें पानी जो है वो तकरीबन बॉडी से 5% जो है वो निकल जाता है, तो इसमें इतनी ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स नहीं होती। दूसरी जो टाइप है वो है मॉडरेट डिहाइड्रेशन, जिसमें वाटर जो है या बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं वो 10% तक बॉडी से रिमूव हो जाते हैं, निकल जाते हैं। और तीसरी जो टाइप है वो है सीवियर डिहाइड्रेशन, जिसमें बॉडी से 15% या इससे ज़्यादा मिकदार में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी से निकल जाएं, उसे सीवियर डिहाइड्रेशन कहते हैं। इसके अलावा एक डिहाइड्रेशन होती है जिसे हम कहते हैं आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन में आम तौर पर बॉडी जो है उसमें सिर्फ वाटर और सोडियम जो है उसका जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाता है, जिसमें दोनों चीज़ें यानी सोडियम भी निकल गया है और पानी भी निकल गया है। आम तौर पर ऐसा डायरिया या वॉमिटिंग में होता है। जब बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन या डायरिया आता है और वॉमिटिंग ज़्यादा होती है, जो कि स्टमक अपसेट होने की वजह से या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्फेक्शन की वजह से ये कंडीशंस आती हैं, तो पानी और नमकियात ख़ुसूसी तौर पर सोडियम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है, इसलिए इसको आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन कहते हैं। हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन जो है उसमें आम तौर पर सोडियम की निस्बत सिर्फ पानी की मिकदार बॉडी से ज़ाया हो जाती है। वो पसीने की शक्ल में भी हो सकती है या बॉडी की ओवर हीटिंग की वजह से भी हो सकती है, और ऐसा आम तौर पर हाई फीवर में होता है जो किसी भी वजह से हो सकता है। आखिरी जो टाइप है वो है हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन में जो नमकियात हैं वो पानी की निस्बत ज़्यादा ज़ाया हो जाते हैं, लॉस ऑफ मोर सोडियम दैन वाटर। तो इलेक्ट्रोलाइट यानी सोडियम और इस तरीके के बाकी जो इलेक्ट्रोलाइट हैं वो ज़्यादा ज़ाया हो जाएं और पानी जो है वो कम ज़ाया हो, तो ऐसी कंडीशन को हम हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन कहते हैं। और ऐसा आमतौर पर उस वक्त होता है जब हम बहुत ज़्यादा डायरेटिक्स यानी ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे जिस्म से यूरिन प्रोड्यूस करती हैं, डायरेटिक्स होती हैं, तो उनके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि डिहाइड्रेशन में सिम्टम्स क्या हैं, कौन कौन सी सिम्टम्स हैं जो हमें डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जाती हैं। उसमें ड्राइनेस इन द माउथ, मुंह हमारा खुश्क होना शुरू हो जाता है, जो कि सबसे बड़ी अलामत है डिहाइड्रेशन की। एक्सेस थर्स्ट, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन सम टाइम डिहाइड्रेशन में पानी नहीं पिया जाता या पानी जो है उसकी कंजम्पशन अवेलेबल नहीं होती। पसीना आना जो है वो कम हो जाता है और उसके साथ साथ यूरिन यानी पेशाब बनने की मिकदार भी कम हो जाती है। हेडेक, आम तौर पर अक्सर लोगों को जो सर दर्द होता है हल्का फुल्का से लेकर मॉडरेट से सीवियर तक, वो डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है, और लोग बिला वजह पेन किलर्स का इस्तेमाल करते हैं अपने सर दर्द को ठीक करने के लिए। हालांकि अगर वो थोड़ा सा गौर करें कि कहीं वो डिहाइड्रेशन का शिकार तो नहीं है, तो अगर पानी की कमी को पूरा कर लिया जाए तो हेडेक उससे ठीक हो सकता है। डिजीनेस, गनूदगी आना शुरू हो जाती है, कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है, टांगों और बाजुओं में क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं और मसल जो हैं उनके अंदर स्टिफनेस आना शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे डिहाइड्रेशन जो है वो माइल्ड से मॉडरेट की तरफ जाती है और फिर सीवियर की तरफ जाती है, सिम्टम्स में इजाफा होता चला जाता है। क्रैम्प्स लेग्स और आर्म्स में पड़ेंगे तो उसके साथ ही ब्लड वॉल्यूम जो है इंसान का जिस्म का कम होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज़ हो जाएगा। फेंटिंग, आहिस्ता आहिस्ता इंसान होश से बेगाना होना शुरू हो जाता है, बेहोशी की तरफ जाना शुरू कर देता है। ऐसी हालत में इंसान के दिल,
दिमाग और वाइटल ऑर्गन जो हैं वो काम करना कम कर देते हैं या छोड़ देते हैं। इंसान फेंटिंग के बाद कन्वल्जन्स का शिकार हो जाता है, जिसमें टॉक्सिक लेवल जो है केमिकल्स का, यूरिया का, यूरिक एसिड का, वो इंक्रीज़ हो जाता है और एक तरह के दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, मसल ट्विच करना शुरू कर देते हैं। और अगर इस कंडीशन को ट्रीट ना किया जाए तो इंसान कोमे में जा सकता है, और फिर भी अगर उसको हम ट्रीट नहीं करेंगे तो फिर इंसान की डिहाइड्रेशन से डेथ भी हो जाती है। ख़ास तौर पर इन्फेंट्स, बच्चों में और बड़े बुज़ुर्गों में डिहाइड्रेशन की वजह से डेथ हो सकती है। तो कॉजेज़ जो हैं वो सबको पता है कि डिहाइड्रेशन की कॉजेज़ क्या हैं। नंबर 1, सवियर डायरिया या वॉमिटिंग, जो कि इन्फेक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में ख़राबी की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से ये प्रॉब्लम्स आते हैं, जिससे बहुत सारा पानी और नमकियात बॉडी से ज़ाया हो जाते हैं, जो कि डिहाइड्रेशन का बायस बनते हैं। इसके अलावा यूरिन बहुत ज़्यादा आ रहा हो, यूरिन आउटपुट हो किसी ख़ास डिज़ीज़ में, जैसा कि डायबिटीज़ इंसिपिडस में या डायबिटीज़ मेलाइटस में यूरिन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, उससे भी डिहाइड्रेशन हो सकती है। जिसमें डायबिटीज़ इंसिपिडस और डायबिटीज़ मेलाइटस में इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। पानी का इस्तेमाल बहुत कम है। आम तौर पर हमने 1 लीटर से लेकर, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम के गर्मी कितनी है, सर्दी कितनी है, डिपेंडिंग अपॉन द एज, बॉडी की उम्र कितनी है, 3 साल है, 25 साल है, 50 साल है, तो उसके मुताबिक हमने पानी को इनटेक करना होता है। तो जब हम ज़रूरत से कम पानी इनटेक करेंगे तब भी डिहाइड्रेशन हो सकती है। प्रोलॉन्ग्ड फिज़िकल एक्टिविटी, गर्मियों के अंदर, गर्म मौसम के अंदर लंबे अरसे तक मुसलसल कोई जिस्मानी मुशक्क़त करना और पानी की इनटेक ना करना, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकती है। जैसे खेतों में काम करने वाले किसान, बिल्डिंग में काम करने वाले मज़दूर या खेलों के मैदानों में खेलने वाले खिलाड़ी, अगर वो मुसलसल काम करें और अपनी बॉडी को रीहाइड्रेट ना करें तो उनकी बॉडी डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकती है। एक्सेसिव स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आने की शक्ल में, जो आम तौर पर गर्म हालात में होता है, गर्मी की वजह से होता है। सवाना, जहाँ पे लोग जाकर स्वेटिंग करते हैं, वहाँ पर आम तौर पर इसके चांसेस जो हैं, एक्सेस यूज़ ऑफ सवाना जब आप करते हैं, जहाँ पर स्टीम ली जाती है, तो उससे भी डिहाइड्रेशन हो सकती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा लैक्सेटिव, कब्ज़ कुशा अद्वियात और डायोरेटिक्स, जो पेशाब आवर अद्वियात होती हैं, जो कि आमतौर पर ब्लड प्रेशर के मरीज़ इस्तेमाल करते हैं या जिनको कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है, वो अगर इसको बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ करेंगे तो उससे भी नमकियात और पानी की कमी हो जाती है। ट्रीटमेंट क्या है? इसका सिंपल ट्रीटमेंट है कि आप पानी की कमी को पूरा करें, साफ़ सुथरा, बैक्टीरिया से पाक, वायरस से पाक पानी पिएँ। लेकिन बाज़ औक़ात अकेला पानी जो है वो डिहाइड्रेशन को कवर नहीं करता, उसके लिए फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो रिकमेंड करते हैं वो है ओरल रीहाइड्रेशन थेरेपी, जिसमें ORS यानी एक ऐसा पानी बनाया जाता है जिसमें ग्लूकोज़, नमकियात, इलेक्ट्रोलाइट्स एक मखसूस अमाउंट में मौजूद होते हैं, वो उसको मरीज़ को मुंह के ज़रिए जो है वो पिलाया जाता है। लेकिन सम टाइम मरीज़ की हालत ऐसी होती है जब आप उनके मुंह के ज़रिए इस पानी की कमी को पूरा नहीं कर सकते, देन फिर ऐसे लोगों को हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ता है और इंट्रावेनसली यानी वेन्स के ज़रिए, IV के ज़रिए, ड्रिप के ज़रिए उन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी ORS जो है वो उनकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, दाखिल किया जाता है, ताकि उनकी बॉडी से पानी की कमी को पूरा किया जा सके। याद रखें कि डिहाइड्रेशन जो है बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में एक कॉमन इशू है और लोग इससे लाइल्म होते हैं। आम तौर पर सम टाइम डिहाइड्रेशन का पता ही नहीं चलता और ये अंदर ही अंदर इंसान के बहुत सारे मसाइल का बायस बन जाती है, जिसमें हेडेक है और इस तरीके से कॉन्स्टिपेशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम हैं, हार्ट अटैक है, लो ब्लड प्रेशर है। ये सारे प्रॉब्लम इस कंडीशन में हो सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें, जैसे कि कैंसर है, क्रॉनिक डिजीज़ हैं, उनमें अक्सर डिहाइड्रेशन का इशू जो है वो मौजूद रहता है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपनी बॉडी की कंडीशन को देखते हुए अपनी बॉडी को कॉन्स्टेंटली रीहाइड्रेट ज़रूर करें,
ताकि उससे पैदा होने वाले जो कॉम्प्लिकेशन हैं उनसे बचा जा सके। तो मैंने पहले भी बताया है कि अक्सर औक़ात बच्चों में, स्टूडेंट्स में, मज़दूरों में, खिलाड़ियों में हेडेक का प्रॉब्लम आता है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो इन केस कि अगर ऐसा है तो बजाय पेन किलर्स लेने के अगर बॉडी को रिहाइड्रेट किया जाए तो हेडेक और इस तरीके के दूसरे कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।